शुरू करें दोस्तों। चलें साहब। दोस्तों, एक मैं दूसरा पहलू मणिपुर के विषय में, प्लीज लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, अब शुरू करें कि नहीं? हाँ। दोस्तों, मैं एक थोड़ा भिन्न पहलू ले रहा हूं मणिपुर के विषय में और कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं मैं केंद्र और प्रदेश सरकार से। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं ये कह के कि लड़ रहे हैं समुदाय, लगी है आग मणिपुर में, चोरी पकड़ी गई है भाजपा की, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई है भाजपा ने। और मैं बताऊंगा कैसे, और मैं फिर उनको प्रश्नों से संबंधित करना चाहूंगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात है कि जल रहा है ये राज्य, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व का राज्य, भारत का राज्य, भारत के सीमावर्ती इलाके का राज्य, एक नाजुक प्रदेश। जल रहा है ये राज्य, लड़ रहे हैं आदिवासी, बह रहा है खून। निर्णय क्यों राज्य पर छोड़ा, केंद्र ने क्यों नहीं बनाया कानून? दोस्तों, हम सब जानते हैं, और इसमें मैं अपने प्रश्न और अपनी टिप्पणी करने से पहले कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुख्यमंत्री मणिपुर ने खुद ने कहा है कि 1 या 2 दिन पहले तक वहां लगभग औपचारिक, वास्तविक कितना हम जानते नहीं हैं, औपचारिक टोल था 60 मृत्युएं, 250 के लगभग लोग गंभीर रूप से चोट खाए हुए थे, 1700 से 2000 घर जल गए थे, 10,000 लोग छिन्न भिन्न होकर घूम रहे हैं। ये औपचारिक आंकड़े, आप जानते हैं औपचारिक आंकड़े और सत्य सच्चाई में कितनी बड़ी खाई होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये लगभग आज 9 तारीख 10 तारीख जब हो रही है, 1 हफ्ता होने वाला है इस बात को। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं एक वाक्य, एक वारदात जो उच्चतम न्यायालय में कल हुई, उसके आधार पर कि किस प्रकार से प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेवार है इस नाजुक स्थिति के लिए। पहले 2 मिनट में आपको बता दूं कि कल उच्चतम न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, और मैं इसको कोई राजनीति से नहीं लिंक कर रहा हूं, उनका एक अलग वक्तव्य था, लेकिन मैं उसको आधार बना के बात कर रहा हूं अपनी, बड़ा स्पष्ट कहा, आपने देखा, आपने छापा, आपने पढ़ा, आपने कहा है, उसको प्रकाशित किया है, सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। कोर्ट में कहा कि ये लोग सब जानते हैं, तो हम सब जानते हैं कि लगभग 22-23 वर्ष पहले एक संविधान पीठ का निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, 22-23 वर्ष पहले, जो ये स्पष्ट करता है कि ये प्रावधान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विषय में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सिर्फ अधिकार क्षेत्र है केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा, राष्ट्रपति की सूचिका के द्वारा। इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, न प्रदेश का, न प्रादेशिक स्तर के हाई कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का भी इस पे नहीं होता हस्तक्षेप, लेकिन उच्चतम न्यायालय एक अलग कैटेगरी में आता है, उसके कोई विशेष प्रावधान होते हैं। और कल उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि यह पता नहीं था किसी को, और मणिपुर हाईकोर्ट को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कोट अनकोट, इट इज ए प्रेसिडेंशियल पावर टू डेजिग्नेट ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 342(1) इज क्लियर। और ये कहते हुए कल संविधान पीठ ने उच्चतम न्यायालय में ये भी कहा कि वो निर्णय 23 वर्ष पुराना मिलिंद नाम का एक केस था, महाराष्ट्र से आया है, जहां यही बात कही गई है। और उसके बाद यही मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने 2017 के एक भिन्न निर्णय में यही बात कही है। इस सबका जिक्र हुआ कल।
तो दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सीधा 2-3 प्रश्न आपके जरिए करना चाहता हूं। नंबर 1, और ये बड़े आम लेकिन घबराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कॉमन सेंस के आधारित प्रश्न हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सर्वविदित है, पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के 23 वर्ष पुराने निर्णय से, और उसके बाद वो निर्णय एक और निर्णय में दोहराया गया 2017 में, यानी 6 वर्ष पहले, कि राज्य सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता, तो ये मुख्य प्राथमिक विरोध प्रदेश सरकार का क्यों नहीं था मणिपुर हाईकोर्ट में? मणिपुर हाईकोर्ट में आप जानते हैं एक आदेश हुआ है कि आप प्रादेशिक सरकार सुझाव क्यों नहीं देते इन जनजातियों के विषय में केंद्र सरकार को सम्मिलित करने के लिए। ये तो आप जानते हैं, ये ऑर्डर हुआ है जिसके बाद ही सब हल्ला गुल्ला हुआ है मणिपुर में। तो जब ये पक्ष रख रही थी मणिपुर की प्रदेश सरकार, तो प्राथमिक विरोध, प्राथमिक प्रश्न, प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए था कि साहब इसमें आप जा नहीं सकते, प्रदेश सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो आप द्वारा निर्णित 23 साल पुराना निर्णय और 2017 के निर्णय के अंतर्गत सिर्फ अधिकार क्षेत्र है माननीय राष्ट्रपति की सूचिका द्वारा। नंबर 2 प्रश्न, क्या ऐसा नहीं पक्ष रखना, ऐसा नहीं कहना और उच्च न्यायालय की भी ये गलती करना, क्या ये सीधा एक गफलत नहीं दिखाता, एक बहुत गंभीर कैजुअलनेस नहीं दिखाता, बड़े आम तौर पे बिना सोच विचार के काम जो चल रहा है उस प्रदेश सरकार का, वो नहीं दिखाता? इसका क्या उत्तर और एक्सप्लेनेशन है प्रदेश सरकार द्वारा कि इतनी बड़ी गफलत कैसे की उन्होंने? नंबर 3, उस गफलत का खामियाजा आप और हम और पूरा मणिपुर आज झेल रहा है। जो चीज आपने न अपने हलफनामे में, न मौखिक रूप से, न बड़ा स्पष्ट कहा, उसका खामियाजा, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आज प्रदेश झेल रहा है। नंबर 4, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, जवाबदेही किसकी है? ये बात इसलिए जरूरी है आपके सामने रखना क्योंकि 5 दिन से लोग वहां, जो 6 दिन से लोग मर रहे हैं, हम उस आग को देख रहे हैं। हम माननीय अमित शाह जी के कर्नाटक कैंपेन में थोड़ा रुक रुक के इसके बारे में बात करने को देख रहे हैं, लेकिन हमको इस कहानी के पीछे वाली कहानी पता नहीं थी कि प्रदेश सरकार ने ये विरोध लिया नहीं, ये पॉइंट लिया नहीं, ये मुद्दा नहीं लिया, और इसलिए वो सीधा जिम्मेवार है। उसकी कैलसनेस और कैजुअलनेस, गफलत, इनएफिशिएंसी जिम्मेवार है उसके लिए। 5वां प्रश्न, अभी आप केंद्र सरकार कई सारे, अभी जो पिछला सत्र रहा बजट वाला और उससे पहले विंटर सेशन रहा संसद का, कई बिल लाए हैं आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में। केंद्र सरकार संसद में आपने इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को, एसटी के मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया? और 6ठा प्रश्न, तो क्या ये दोनों मिलकर डबल इंजन सरकारी असफलता नहीं है? दोहरे इंजन की, दोहरे इंजनों की असफलता, फेलियर नहीं है? ये इसलिए गंभीर प्रश्न है क्योंकि आज आपका एक नाजुक उत्तर पूर्व का प्रदेश इतने गंभीर स्थिति में है। मैंने जो आपको सूचिका मिलेगी हमारे एआईसीसी से, उसमें पीछे अपेंडिक्स के रूप में जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी उसमें शब्द हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, जो हमको मिल पाए, हमने लगाए हैं सिर्फ आपके देखने के लिए। लेकिन मूल बात यह है, द बेसिक क्वेश्चन इज अ शॉर्ट वन, दैट इज फर्स्टली that we are very, very concerned at the hateful, hostile and horrid conditions we find in Manipur. We are deeply concerned about the tragedy, and I want to expose before you another facet which
proves without doubt the gross callousness, the gross negligence, the utter casualness of the state government, and the inactivity and somnolence of the central government, which has led to this very, very serious and sensitive condition in Manipur. Manipur, a border state, a sensitive state, a northeastern state, is up in flames. It reflects the state governments and the central government's double-engine lawlessness, double-engine statelessness, double-engine shamelessness. It shows that Chief Minister Biren Singh and the Prime Minister-led BJP government is badly devoid of qualities of statecraft, stateliness and statesmanship. It has led to a sad, sordid saga of provoked communities and castes against each other, with such a vital, sensitive state up in flames. How did it happen? One major contributory factor, friends, little noticed, has emerged from yesterday's hearing in the Supreme Court. The Supreme Court put a very candid question, a straight question. It's reported widely by all of you. Please tell us, all of you, including the state government, did you not tell the High Court of a 23-year-old judgment of the Constitution Bench of India, of the Supreme Court, 23 years old, a judgment called Milind from Maharashtra, that such notifications, such approvals, such inclusions of STs cannot be done by state government or state high courts, can only, I repeat, only be done by a presidential notification, and that Article 342 is clear in this regard. This is said by a Constitution Bench of the Supreme Court decades ago. It is repeated in a different bench in 2017, to which the present Chief Justice, Honorable Chief Justice Chandrachud, was a party. The point is not that. The point arises from the very several obvious questions which I am now putting before you. They are questions of the nation, they are questions of the Congress party, they are questions of the Aam Aadmi, they are above all questions of the burning citizens of Manipur. Question number one, why was this not the preliminary objection of the state government in the course of the hearing in Manipur High Court? The first sentence from their mouth ought to have been that this proceeding should not go on because we, the state government, have no such power, no such jurisdiction. It is settled in 2.5 decades ago judgments. Number two, if this was not so, does it not reflect the utter callousness, casualness, possibly the complicity of the state government? Number three, who will be accountable for that? Who will be accountable for this gross negligence resulting in the loss of precious lives and this great alarming situation in Manipur? Fourth, another facet of this so-called self-appointed double-engine Sarkar, the central government has brought several ST-related bills to the last 2 sessions of Parliament at the central level, be it the budget and more importantly the winter session last year. Why was no attention paid to the Manipur ST issue? If so many other bills on ST are coming, surely this should have been addressed. Who is responsible for this action? Point number 6, clearly responsible for this inaction, not action, leading to gross consequences, dangerous consequences, sad consequences, is the failure of a double-engine Sarkar. It's a double-engine Sarkari failure. And lastly,
why was none of the rich and diverse jurisprudence? Why was none of the rich and diverse jurisprudence which we are giving to you as an appendix to my note today, quoting extracts, not put up as a preliminary roadblock by the state government before things got out of hand, before conflagration took place, before things went up in flames? Who will answer these basic questions? You are therefore directly responsible. Don't try and avoid your responsibility, because these are hard facts which have emerged in the course of the hearing. Thank you. Questions, please. Anything on this topic? सर, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नॉर्मलसी आती जा रही है। पिछले कई 2 से 3 दिनों के अंदर हम नॉर्मलसी लाए हैं और तमाम जो अलग अलग स्टेट से भी जो फंसे हुए थे स्टूडेंट्स और सब, उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया, उनको अपने जगहों पे ले जाया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? अगर अपने आप प्रश्न को देखें तो इसका क्या मतलब है? नॉर्मलसी तो आएगी आएगी कभी कभी, कभी ना कभी। इसका हिसाब कौन देगा? 3 तारीख से कल 10 तारीख हो जाएगी। इसका हिसाब एक शब्द में निकल जाएगा कि नॉर्मलसी तो आ रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि ये स्थिति उस स्थिति में किसने जाने दी 2 तारीख और 3 तारीख वाली स्थिति में? नंबर 3, उसका ही मैंने अभी आपको एक दूसरी तरह का पहलू और प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। किस प्रकार से ये स्थिति काबू से बाहर की गई, गफलत, कैजुअल, कैलस बिहेवियर, नेग्लिजेंट एक्शंस, इनएक्शंस, और ये असफलता थी दोहरे इंजन सरकार की, केंद्र के स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे। तो इतनी आसानी से 2 टूक जवाब दे देना, मैं नहीं समझता कि उन जलती हुई आत्माओं को और जो वो मृत शरीर हैं उनके लिए कोई भी जवाब बनता है। ये इसको खत्म कर लें, लेट अस फिनिश दिस। ओके, नो मोर ऑन दिस, राइट? या सर, राजस्थान में जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है सर? क्योंकि पहले भी नोटिस दिया गया, पहले बताया गया था। मैं अभी जब यहाँ आया हूँ उसके कुछ समय पहले मैं अवगत हुआ हूँ कुछ वक्तव्यों के विषय में। मैं समझता हूँ कि स्टैंड लेने के बाद आपको अवगत करवाना चाहिए। अभी निकट भविष्य में आपसे जो संबंधित व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो आपसे बात करेंगे आज कल में। मेरा उससे पहले कहना कुछ सही नहीं होगा, और वैसे भी मैं अवगत नहीं हूँ किस संदर्भ में कैसे क्यों कहा गया है। Dirty linen is being washed in public. There is a crisis of sorts. You all have been trying to detect it. One day you have Kamal Nath, one day you have KC Venugopal, and this is not. Mr. Gehlot is neither no same, neither is Sachin Parekh. Ultimately, tomorrow is. We are waiting for the Prabhu question, Prabhu. We are not waiting for your comment. Question. Question is simple. Are you going to take any action against Sachin Parekh and Ashok Gehlot? Exactly the question asked earlier, but in English. Answer is the same, but in English. The answer is that what stand we take, what we do, what we say will be decided, and you will know of it within today and tomorrow. 24 hours is not a long time. Please have patience and don't jump to conclusions. We are now talking. We are now talking of a statement which happened a short while ago. You will be made aware of it. I have talked, and I will be. No, my question is this indiscipline? Whatever it is will be known to you tomorrow. Next question. Any other question? No, you've always got a response. You've always got a response. But no instant coffee. No instant coffee you have not got, but you got coffee.
Abhishek, 25th September से अब तक is not instant coffee. नहीं नहीं, And if your general secretary organization says 2 दिन में हो जाएगा, जो भी होगा, and you have not even taken action against those 3 पिछली- guys who have been named in the report. पिछली and बार against जब you. आपने प्रश्न पूछा था पूरा औपचारिक विस्तृत वक्तव्य आया था रंधावा साहब का। आप ये नहीं बोली कि आपको कुछ नहीं मिला था, बड़ा विस्तृत आया था और आपको जो जो कहना था बताया गया था। सर, कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री का एक वीडियो संदेश जारी हुआ है, एक चिट्ठी जारी हुई है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्या ये मॉडल कोड ऑफ देखिए, कंडक्ट का उल्लंघन है आप लोगों के कितनी भी मुताबिक? चिट्ठियां, कितने भी संदेश जारी हो जाएं, माननीय प्रधानमंत्री और उनसे नीचे चलते हुए बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस सत्य से अवगत है, जैसे सूरज निकलता है पूर्व में उतना ही अवगत है। Writing on the wall is known to them. They know they are losing. They know we are forming the government. They know that there is going to be abject loss. Everything you hear and say are signs of desperation, are signs of internal acknowledgement and some degree of face saving. And you can take it that these words of mine will be proved valid and true. Hardly 3-4 days are left. So please believe me when I say all this is shadow boxing. मैं देखिए अब एमसीसी के उल्लंघन के बारे में बात करना मैंने कम कर दिया है। आपको ये पूछना चाहिए कि एमसीसी के उल्लंघन में आरोपित व्यक्ति कौन है। अगर एमसीसी के उल्लंघन में आरोपित व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री है तो उससे बात भी नहीं करनी चाहिए, क्या फायदा? ना नोटिस जारी होगा, अगर हम डेलीगेशन लेके जाएंगे तो लंबित रहेगा, एक्शन तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए हाँ, you tell me what should we do with the Election Commission of India, I would be very happy. You see, I would be very happy because I share your sentiments. Something must be done, but something cannot be done with constitutional institutions who are the ones who have to do that something. They are the ones who have to act. We have gone, I have led delegations more than once in the recent past. Let me be very clear. 3 days ago, a detailed representation under my name went there. I cannot repeat today. You have all got it. Please see the examples we've given. If there, I have no hesitation saying that. If there is a more grosser form of a non-level playing field and a discriminatory approach, unfortunately by a, as high and as respected an institution as a constitutional institution, there cannot be found except in those pages. And therefore, ultimately, you can notify, you can jog, you can alert, you can criticize. Nobody can put somebody's hand in somebody's mouth and get a result. But I think it is a sad state where such one-sided systems are functioning in the heat of the election, completely one-sided, and I think it is very important for this hallowed institution to restore its status by taking concrete action on a level basis, on a non-uneven basis. सर मेरा सवाल ये है कि सोनिया जी के एक वक्तव्य को लेकर जो ट्वीट हुआ कांग्रेस पार्टी से जिसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई, इसको प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया और उसके बाद डेलीगेशन गया बीजेपी का और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया है कांग्रेस अध्यक्ष को भी और सोनिया जी को। मैंने यही कल ट्वीट किया है जनाब। मैंने कहा है और मैंने जो पिछला प्रश्न का उत्तर दिया, जब जब कोई बीजेपी का आरोप हुआ है तो नोटिस तुरंत और अधिकतर मामलों में एक्शन भी तुरंत। जब जब हमारा आरोप हुआ है किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे में तो हमको बहुत अच्छे से, बहुत स्वागत पूर्वक चाय और कॉफी पिलाई गई है, लेकिन वो जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं हमको अभी तक नहीं मिला है। हमको चाय और कॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश में चुनाव आयोग भी भूल गया है और आरोप लगाने वाले भी भूल गए हैं कि मानव अधिकार के पार्ट 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) है। वो एक संवैधानिक मानव अधिकार है, मेरा, आपका, प्रेस का, सबका स्वतंत्र बोलने का, और उसकी चरम सीमा होती है गणतांत्रिक चुनाव के वक्त। अगर चुनाव के वक्त आपको लगता है आपत्तिजनक एक वाक्य कि कांग्रेस भरसक प्रयत्न करेगी कर्नाटक की अक्षुण्णता, उसका सौरभ, उसका स्वाभिमान
बचाने की, वो आपत्तिजनक किस कसौटी पे हो सकता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरे को भी कुछ जानकारी है कानून की, मुझको भी थोड़ी बहुत जानकारी है इन शब्दों की। अगर ये नहीं बोल सकता कोई व्यक्ति चुनाव के वक्त, तो मैं जानना चाहता हूं चुनाव आयोग और बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार क्या कैंपेन करनी चाहिए गणतंत्र के चुनाव के वक्त। और जो जो आपने कहा समुदायों के बारे में बीजेपी द्वारा, जो जो आपने कहा धर्म के बारे में, वहां तो आंख भी नहीं खुलती चुनाव आयोग की। लेकिन पूर्व अध्यक्षा कांग्रेस की अगर ऐसा वक्तव्य देते हैं और उसके लिए आप कर रहे हैं, तो मुझे तो उसकी याद आती है अंग्रेजी कहने की, टिल्टिंग एट विंडमिल्स। लगता है आपके पास काम नहीं है, आप काम जो कर रहे हैं टिल्टिंग एट विंडमिल्स वाला काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, मैंने कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चालीस 40,000 से ज्यादा महिलाएं देखिए, मैं इसमें इस वक्त पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि पूरे संज्ञान नहीं है तथ्य, बट मैं ये जरूर कहूंगा दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि हर जगह इस प्रकार की गुजरात से, बिहार से, केरला से अखिल भारतीय स्तर पर फाइलें निकल रही हैं। अगर इनका उद्देश्य, जो कि हमें बड़ा स्पष्ट लगता है, विभाजन करने का है, भड़काने का है, समुदायों के बारे में बात करने का है, तो आप ऐसे चीज़ें हर प्रदेश के विषय में बना सकते हैं। कुछ प्रदेश जो समतल ज़मीन रखना चाहते हैं वो उसको कॉम्बैट करेंगे, कुछ उसको प्रोत्साहित करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है अभी टैक्स फ्री हुआ है, लेकिन ये आप नहीं देख रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर पे देश को क्या हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक विभाजन की राजनीति, अपनी सस्ती राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए जो कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम है। और मैं समझता हूं हर सही सोच वाले पब्लिक लाइफ के व्यक्ति को वो सोचना चाहिए, बीजेपी सिर्फ सस्ती राजनीतिक रोटियों के विषय में ये करती है। As a senior and seasoned leader from Rajasthan, how do you look at Ashok Gehlot's statement that Vasundhara Raje helped him, to save his government? Now, they have been considered the best of friends. So, do you betray a friend like this in public? And do you think it's been done at the behest of the BJP leadership to damage and sabotage Vasundhara? There are only 3 answers to your question. First answer will be given by Ms. Vasundhara Raje. Second answer will be given by Mr. Gehlot if you want to ask them. Third answer may be given by the Joint Secretary in a collective manner when he talks about this subject today, tomorrow. सर, आपके ही फेलो पार्टी में बंगाल से आपको एक खत लिखा होगा कुछ दिनों पहले कि आपका प्रोफेशन और आपका पॉलिटिकल जो लाइबिलिटीज है उसको क्वेश्चन करके। पत्र रिसीव किया, पढ़ा और रख दिया। कूड़े में भी कुछ पत्र फेंकता हूं मैं ऐसे। वो तो ठीक है सर, लेकिन ये तो ये सवाल उठ रहा है कि आपका पार्टी के ऊपर। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में नॉर्मली कोई इंटरफेरेंस नहीं होने देता हूं। सर, केरला स्टोरी फिल्म को कुछ राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है, वेस्ट बंगाल में उसको बैन भी किया गया है। अभी तो एक सेकंड पहले बोला। सर, क्या कांग्रेस रूल स्टेट में भी इसको लेकर कुछ है? कुछ अलग अलग हो जाता है, बिकॉज़ द वेरिड आंसर, सेम आंसर आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ। नहीं, ये स्टैंड प्रादेशिक स्तर का स्टैंड है, अधिकार क्षेत्र प्रादेशिक स्तर पे है, कानून प्रादेशिक स्तर पे है, और हर प्रदेश उसकी संभावनाएं, उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाओं को देखकर ये एक्शन लेता है। अब मैं नहीं कह सकता आपको कि प्रोत्साहित करने का क्या उद्देश्य है, आप अच्छे से जानते हैं। साथ साथ अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको एक शांति बहाल करनी है, तो ये अधिकार क्षेत्र हम सेंटर में बैठ के पोडियम से कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।